नमस्कार बच्चों, मैं हूं जितेंद्र शर्मा और आज आपके सामने मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूं कक्षा 9th की पुस्तक संस्कृत की, जिसका नाम है शेमुसी। शेमुसी के आज हम 5 पार्ट के प्रश्नोत्तर को पढ़ने जा रहे हैं। आपने इस पार्ट के 2 भाग में, जब हमने पहले इसकी वीडियो बनाई थी तो आपने उसके श्लोक अच्छे से पढ़ लिए होंगे। यदि नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ देखिए आई बटन पे आपको मिल जाएंगे, आप उनको भी देख लीजिएगा, वीडियो को समझ लीजिएगा। उसके बाद ही आपको इस प्रश्नोत्तर के लिखने में बहुत ही अच्छे से मज़ा भी आएगा। तो बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं पार्ट 5 के प्रश्नोत्तर को, जिनको अब हम आपके सामने आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर बच्चों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक इसका प्रसार करते रहिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं इसके प्रश्नोत्तर को। आज देखिए पहला प्रश्न है इसका, एक पदेन उत्तरम लिखत। बच्चों, पहला प्रश्न है कि एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात हमें इन प्रश्नों के उत्तर सिर्फ और सिर्फ एक ही पद में लिखना है। तो पहला प्रश्न है कि वित्ततः क्षीणः कीदृशः भवति, अर्थात जो व्यक्ति धन से क्षीण हो जाता है वह कैसा हो जाता है? क्या उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है? तो नहीं। कैसा होता है? आप इसका उत्तर लिख लीजिएगा अक्षीणः, अर्थात जो व्यक्ति धन से क्षीण हो जाता है, जिसका धन समाप्त हो जाता है, उसका कुछ भी समाप्त नहीं होता सिवाय धन के। ये लेकिन जब हमने इसको श्लोक पढ़े थे तब उसमें 1-2 बातें आई थी, एक वित्त की, एक वृत्त की। तो वृत्त जो था वो चरित्र था, वित्त जो था वो धन था। तो वित्त के क्षीण होने पर कुछ भी क्षीण नहीं होता, कुछ भी समाप्त नहीं होता, लेकिन वृत्त के क्षीण होने पर, धन के क्षीण होने पर कुछ नहीं होता, लेकिन वृत्त के क्षीण होने पर जीवन में सब कुछ नष्ट उसका हो जाता है। तो आप इसका उत्तर लिख लीजिए अक्षीणः। दूसरा प्रश्न है देखिए, कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेशान न समाचरेत। किसकी तरह, हमें किसी भी कार्य को किसकी तरह ऐसा नहीं करना चाहिए जो दूसरे को बुरा या ना लगे। तो हमें हमेशा आत्मनः प्रतिकूलानि, इसका उत्तर आप लिख लीजिएगा आत्मनः, कि जो कार्य हमारे स्वयं के प्रतिकूल हो, हमारे अनुकूल ना हो, हमें जो सुख ना दे सके, ऐसे कार्य को हमें किसी भी दूसरे व्यक्ति के लिए कभी भी इसको हमें करना नहीं चाहिए। तीसरा प्रश्न है देखिए, कुत्र दरिद्रता न भवेत। गरीबी, आपने देखा था कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तीसरा जो श्लोक था वहां आया था कि वचने का दरिद्रता। जब मीठा बोलने में सब कुछ कार्य होते हैं तो हमें मीठे बोलने में कभी भी दरिद्रता या गरीबी या कंजूसी नहीं करनी चाहिए। इसलिए हमें हमेशा किस तरह से बोलने चाहिए बच्चों? दूसरों से मीठे बोल हमें बोलने चाहिए। अगला प्रश्न है देखिए चौथा, वृक्षाः स्वयं कानि न खादन्ति। वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते हैं? वृक्ष हमेशा किन चीज़ों का भक्षण नहीं करते हैं? तो आपको उत्तर में लिख लीजिए कि वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति। आप उत्तर में लिख लीजिए फलानि, कानि के स्थान पर हम लिख सकते हैं फलानि, कि वृक्ष स्वयं कभी भी अपने फलों को ग्रहण नहीं करते हैं। अंतिम प्रश्न है एक पद का, कि पुरा का लघ्वी भवति। शुरुआत में क्या लघ्वी होती है, अर्थात क्या लंबी होती है? तो छाया। आपने देखा होगा कि सबसे शुरू में लंबी क्या होती है? जब हम सूर्योदय के देखते हैं तो सूर्योदय के समय पर क्या लंबी होती है? जब व्यक्ति कोई भी खड़ा होता है तो उसकी जो परछाई होती है वो बहुत ही लंबी हमें दिखाई देती है। तो पूरा काल लघ्वी भी होती है। शुरुआत में क्या लंबी होती है? तो परछाई जो है वो शुरुआत में लंबी होती है। तो आप इसका उत्तर लिख लीजिएगा छाया। इसके बाद में देखिए अब दूसरा प्रश्न है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। पहला प्रश्न है देखिए, यत्नेन किम रक्षेत वित्तम वृत्तम वा। आपने पहले श्लोक को ही पढ़ा था कि वृत्तम यत्नेन रक्षत, वित्तम यत्नेन संरक्षेत, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत। वृत्त को हमें किस तरह से बहुत ही संरक्षण करके उसे रखना चाहिए। तो देखिए प्रश्न में आपको पूछा गया है कि किसका हमें संरक्षण करना चाहिए, किसको बहुत सारे प्रयत्न करने के बाद भी हमें संरक्षित उनको करना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या है? यत्नेन वृत्तम संरक्षेत। यत्न करने के साथ ही किसको संरक्षित करना चाहिए, किसको बचाना चाहिए हमें? तो वृत्तम, वृत्त को हमें संरक्षित करना चाहिए, ना कि वित्त को, क्योंकि वित्त के संरक्षित करने से हमें कोई लाभ नहीं है। वित्तम संरक्षित ना वृत्तम संरक्षित। तो उत्तर में आप लिख लीजिए कि यत्नेन वृत्तम संरक्षित। दूसरा प्रश्न है देखिए, अस्माभिः कीदृशम आचरणम न कर्तव्यम। हमें किस प्रकार का आचरण दूसरों से नहीं करना चाहिए? हमें किस प्रकार का आचरण दूसरे लोगों के साथ में नहीं करना चाहिए? तो उत्तर है
अस्माभिः आत्मनः प्रतिकूलम आचरणम परेशान न कर्तव्यम। जो कार्य हमें पसंद ना हो ऐसे कार्य हमें दूसरों के साथ ऐसे व्यवहार को नहीं करना चाहिए। अन्यथा क्या होता है कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हमें पसंद नहीं है, लेकिन हम उनको दूसरों के लिए व्यवहार में लेकर के आते हैं तो वो उचित व्यवहार नहीं कहलाता है। इसलिए ऐसे कार्य जो हमें पसंद ना हो वो हमें कभी भी दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं करने चाहिए। आप इसका उत्तर लिख लीजिएगा कि अस्माभिः आत्मनः प्रतिकूलम कार्यम आचरणम व परेशान न कर्तव्यम। हमें जो कार्य पसंद नहीं है वो हमें दूसरों के लिए कार्य नहीं करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, देखिए, जंतवः केन तुष्यन्ति। सभी प्राणी किस प्रकार से संतुष्ट होते हैं, किससे संतुष्ट होते हैं? तो आपने श्लोक पढ़ा था कि प्रिय वाक्य प्रदानेन। आप उत्तर लिख लीजिए इसका कि जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। उत्तर में हम लिख लेंगे कि जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। श्लोक जब हमने पढ़ा था कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः। जितने भी जीव जंतु होते हैं, चाहे वह समुद्र के जीव हो, जलमंडल के जीव हो या वायुमंडल के जीव जंतु हो, वह सभी के सभी जीव जंतु जितने भी होते हैं वह किस तरह से संतुष्ट होते हैं? तो प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से ही सारे के सारे जीव जंतु जो होते हैं वो संतुष्ट होते हैं। चाहे वह प्राणी किसी भी प्रकार का हो, चाहे वह इंसान हो या कोई जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो या जलमंडल के जीव हो या रेंगने वाले जीव हो, हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी मात्र केवल और केवल किस चीज़ से? तो प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से ही वो संतुष्ट होते हैं। तो इसका उत्तर लिख लीजिए कि जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। अब देखिए अगला प्रश्न है, सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति। कि सज्जन लोग जो होते हैं उनकी मैत्री अर्थात उनकी मित्रता किस प्रकार की होती है? तो उत्तर लिख लीजिए कि सज्जनानां मैत्री पुरा लघ्वी वृद्धिमती च पश्चात भवति। कि सज्जन लोग जो होते हैं उनकी मित्रता किस प्रकार की होती है? कि पुरा लघ्वी, आरंभ में छोटी होती है। किसकी तरह होती है? जो दिन की जो परछाई होती है, तो दिन में जब व्यक्ति सूर्य के नीचे खड़ा होता है तो उसकी जो परछाई होती है वो बिल्कुल निम्न सी होती है, बिल्कुल छोटी सी होती है। तो सज्जन लोगों की मित्रता भी कैसी होती है? आरंभ में लघ्वी अर्थात छोटी होती है, लेकिन जैसे जैसे सूर्य ढलता जाता है उस पुरुष की परछाई बढ़ती जाती है और शाम होने तक ऐसा समय आता है कि जो परछाई होती है वो दूसरे स्थान को छूने लगती है। तो सज्जन लोगों की मित्रता कैसी होती है? सज्जन लोगों की जो मित्रता होती है वह ऐसी ही होती है कि आरंभ में लघ्वी होती है और वृद्धिमती च पश्चात, धीरे धीरे परछाई की तरह बढ़ती जाती है। तो आप इसका उत्तर लिख लीजिए बच्चों कि सज्जनानां मैत्री पुरा लघ्वी पश्चात वृद्धिमती च भवति या वृद्धिमती च पश्चात भवति। इस तरह से आप इसका उत्तर लिख लीजिए। अगला प्रश्न है अंतिम, देखिए कि सरोवराणाम हानि कदा भवति। सरोवर अर्थात तालाब की हानि कब होती है? कब होती है? तो आपने जब श्लोक पढ़ा था कि हंस के चले जाने से किसकी हानि होती है? हंस तो जहाँ भी जाता है वो अपने गुणों के कारण वह जहाँ भी जाता है वह अपनी मैत्री और अपनी प्रसिद्धता को स्थापित कर ही लेता है। लेकिन हंसों के जाने से नुकसान किसका होता है? तो उन सरोवर्स का होता है, उन सरोवरों का होता है जिनका वियोग हंस से हो जाता है। मरालैः सह वियोगः भवति। तो आप इसका उत्तर लिख लीजिए कि सरोवराणाम हानि मरालैः सह वियोगेन भवति। कि सरोवरों की जो हानि होती है वो मरालैः अर्थात हंसों के वियोग से होती है। तो सरोवर की हानि किससे होती है? कि हंसों के वियोग से सरोवरों की हानि होती है। हमने हंस और सरोवर के माध्यम से यहाँ पर इस श्लोक में किस चीज़ की बात कही थी इन्होंने? जो विद्वान व्यक्ति होता है, विद्वान व्यक्ति के चले जाने से नुकसान किसका होता है? कि विद्वान व्यक्ति के जो संपर्क में लोग थे उन संपर्की लोगों का जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो उनका होता है, ना कि उस व्यक्ति का होता है। क्योंकि विद्वान व्यक्ति तो जहाँ भी होगा वह अपने गुण के कारण अपनी विद्वत्ता को जहाँ भी जाएगा वो वहाँ अपने गुणों के कारण वह सभी को मोहित कर लेगा, आकर्षित कर लेगा और अपने गुणों से सभी को परिचित भी करा देगा। किंतु वह व्यक्ति जो उस विद्वान व्यक्ति के संपर्क में था उस व्यक्ति का सदा नुकसान हो जाता है। इसलिए नुकसान सबसे ज़्यादा किसका होता है? हंसों के चले जाने से सरोवर का, और बुद्धिमान व्यक्तियों के जाने से जो उसके संपर्की व्यक्ति थे, जो मूर्ख व्यक्ति थे, उनका। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 है कि का स्तंभे विशेषणानि का स्तंभे च विशेष्याणि दत्तानि तानि यथोचितम योजयत।
अब आपको उचितम योजित अर्थात जोड़ियों के माध्यम से दो पद दिए गए हैं। एक पद में आपको विशेषण दिए गए हैं और दूसरे पद में आपको विशेष्य दिए गए हैं। तो विशेषण और विशेष्य दोनों ही चीज होती है। जो विशेषता बतलाए वो विशेषण होता है और जिसकी विशेषता बतलाए वो विशेष्य होता है। तो आपको दोनों ही भाग में अलग अलग स्थान दिए गए हैं। एक का पक्ष दिया है एक है खा पक्ष। तो पहले पक्ष में आपको विशेषण, दूसरे पक्ष में विशेष्य दिया, आपको उनको उचित योजन करना है। जैसे पहला है आस्वाद्य तोयाह। स्वादिष्ट क्या होता है? स्वादिष्ट तोयाह, तोया अर्थात जल, आस्वाद्य अर्थात स्वादिष्ट। तो स्वादिष्ट जल किसका होता है? तो आप उत्तर में इसके सामने जस्ट लिख लेंगे नद्या अर्थात नदियों का। कि नदियों का जो जल होता है वो कैसा जल होता है बच्चों? स्वादिष्ट जल होता है। दूसरा है गुणयुक्त। गुणयुक्त कौन? आपने जब श्लोक देखा होगा तो वहां लिखा था कि गुणयुक्त दरिद्रोपी। गुणयुक्त का जो विशेषण किसके साथ इन्होंने प्रयोग किया है? कि दरिद्र के साथ अर्थात गरीब के साथ। कि गरीब व्यक्ति, श्लोक में दरअसल पूरा ये आया था कि गुणयुक्त दरिद्रोपी, धनवान से जो धनवान है और जो गुणवान नहीं है उससे श्रेष्ठ होता है। अर्थात गुणवान गरीब व्यक्ति भी गुणहीन अमीर व्यक्ति से श्रेष्ठ होता है। तो आप इसके सामने लिख लीजिएगा दरिद्र। फिर देखिए तीसरा है दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना। दिन का जो पूर्वार्ध होता है वो किसके भिन्न होता है? तो खला नाम मैत्री, जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनकी मैत्री के भिन्न होता है पूर्वार्ध। और दिनस्य परार्ध भिन्ना, तो दिनस्य जो परार्ध भिन्ना है वह किसके साथ में होता है? सज्जनों की मैत्री के साथ में होता है। अर्थात पूर्व और पर, जिस प्रकार से दिन के पूर्वार्ध अर्थात सुबह की जो किरणें होती है वो अलग होती है। वो पहले लंबी होती है, फिर धीरे धीरे करके अर्ध तक अर्थात दिन के अर्ध तक आते आते उनकी जो परछाई होती है वो कम होती जाती है। लेकिन जो परार्ध होता है उसकी कम परछाई होती है दिन में, और शाम तक होते होते वह परछाई कैसी हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है, लघवी हो जाती है। तो इसका पहले का उत्तर आप लिख लीजिए नद्या, दूसरे का दरिद्र, तीसरे का खला नाम मैत्री और चौथे का सज्जना नाम मैत्री। अब देखिए इसमें लिखा है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में लिखा है कि अधोलिखितयोः श्लोक द्वयोः आशयम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया व लिखत। कि नीचे आपको कुछ दो श्लोक दिए गए हैं, उन दोनों श्लोकों का या तो हिंदी भाषा में आप उनका अर्थ लिखिए या अंग्रेजी भाषा में आप उनका अर्थ लिख दीजिए। तो स्वाभाविक सी बात है कि हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र में रहते हैं तो हम हिंदी भाषा को अपनी प्राथमिकता मानते हैं, ना कि आंग्ल भाषा को। तो जैसे पहला श्लोक है आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जना नाम। ये श्लोक जब हमने पढ़ा था, जब हमने आपको इसका अर्थ भी बताया था, लेकिन एक बार और हम आपको इसका फिर से अर्थ बता देते हैं कि आरंभ गुर्वी अर्थात आरंभ में क्या होती है? लंबी होती है। क्या होती है? लंबी मित्रता होती है। किसकी? फिर धीरे धीरे घटने लगती है। इस तरह से स्वभाव वाले पहले छोटी फिर बाद में लंबी होती जाती है, और दिन के पूर्वाह्न और अपराह्न काल की छाया की तरह दुष्टों और सज्जनों की मित्रता भी अलग अलग होती है। तो आप इसका अर्थ इस तरह से लिखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ उसका अर्थ, कि जिस प्रकार दिन के पूर्वाह्न में छाया पहले बड़ी होती है, दिन के जो पूर्वाह्न होता है शुरुआती समय होता है दिन का, तो उसमें जो छाया होती है वो कैसी होती है? लंबी होती है, किंतु धीरे धीरे छोटी होती चली जाती है। उसी प्रकार दुष्टों की मित्रता भी शुरुआत में प्रगाढ़ता के साथ अच्छी लंबी होती है, और धीरे धीरे जैसे जैसे दिन का अर्ध होता जाता है उसमें छाया कम होती जाती है, उसमें उसकी जो मित्रता होती है वो घटती जाती है। ठीक उसके विपरीत क्या होता है? इसके विपरीत अपराह्न की छाया, इसी के जस्ट विपरीत क्या होती है? अपराह्न की छाया होती है, जो दिन में क्या होती है? कम होती है, शुरुआत में कम होती है और धीरे 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 संध्या होने तक उसकी जो छाया होती है वो बढ़ती जाती है। तो उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, सज्जन व्यक्ति की मित्रता भी ऐसी ही होती है कि शुरुआत में कम होती है, लेकिन उसके जब वह धीरे 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 बाद में आती जाती है तो वह उसकी जो मित्रता होती है लंबी होती जाती है। किसकी तरह? परार्ध की छाया की तरह। तो आप इसका उत्तर, इसका अर्थ इसी तरीके से लिख लीजिएगा। अब देखिए दूसरा श्लोक इन्होंने दिया है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसका भी हमने आपको अर्थ बहुत ही अच्छे से बतला दिया था, फिर भी एक बार हम आपको इसका और अर्थ बता देते हैं। आप इसको हिंदी में लिख लीजिएगा कि सभी प्राणी मीठी वाणी बोलने से ही प्रसन्न होते हैं। सर्वे प्राणिनः,
प्रिय वाक्य प्रदानेन एव तुष्यन्ति, अर्थात सभी प्राणी, चाहे वह जल मंडल के प्राणी हो, थल मंडल के या आकाश मंडल के, किसी भी मंडल के वह प्राणी हो, वह कैसे प्रसन्न होते हैं? कि मीठी वाणी बोलने से। इसलिए हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए और बोलने में किसी प्रकार की हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता, वचनों में अर्थात वाणी बोलने में हमें किस प्रकार की कंजूसी करनी चाहिए। तो आप इसका संपूर्ण अर्थ लिख लीजिएगा कि सभी प्राणी मीठी वाणी बोलने से प्रसन्न होते हैं, इसलिए वही वाणी बोलनी चाहिए, अर्थात मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए और बोलने में किसी प्रकार की हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। यह आप इसका अर्थ लिख लीजिएगा। अब देखिए ये हो चुके हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपके समाप्त हो चुके हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 है कि अधोलिखित पदेभ्यः भिन्न प्रकृतिकम पदम चित्वा लिखित। अब आपको नीचे जो प्रश्न दिया गया है इसमें आपको भिन्न प्राकृतिक पद को अलग करके लिखना है। जैसे हम लोग ऑप्शन देखते हैं, जब हम रीजनिंग पढ़ते हैं तो रीजनिंग में जब 4 ऑप्शन होते हैं तो 4 में से 3 जो ऑप्शन होते हैं वो एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन जो एक ऑप्शन होता है वो उनसे भिन्न दिखाई देता है। तो हमें भी यहाँ पर रीजनिंग जैसे ही इस प्रश्न को हल करना है। 3 अक्षर आपको एक जैसे दिखाई देंगे, जिनकी प्रकृति भी एक होगी, धातु भी एक होगी, धातु अर्थात उसमें उनकी जो स्वभाव है पूरी तरीके से जो प्रकृति है वो एक ही होगी, लेकिन एक जो होगा वो उसकी प्रकृति थोड़ी भिन्न उससे हो जाएगी। जैसे आपको शब्द दिया है, देखो, वक्तव्यम, कर्तव्यम, सर्वस्वम, हंतव्यम। अब देखिए इनमें चारों शब्द एक जैसे ही दिख रहे हैं, तो इनको हमें अलग प्रकृति इनकी कैसे निकालनी है या कैसे हमें इनको अलग से पहचानना है। तो वो हम इस तरह से पहचान सकते हैं कि जैसे वक्तव्यम है, वक्तव्यम में भी तव्यत प्रत्यय है, कर्तव्यम इसमें भी तव्यत प्रत्यय है, और अंतिम वाला है हंतव्यम, इसमें भी तव्यत प्रत्यय है। किंतु सर्वस्वम जो है वो सर्वाधिगण में आने वाला एक सर्वनाम शब्द है और इसमें तव्यत प्रत्यय यहाँ पर नहीं है। इसलिए हम भिन्न प्रकृति का हम किस प्रकार से निकालेंगे कि वक्तव्य में भी तव्यत प्रत्यय है, धातु के साथ तव्यत प्रत्यय, कर्तव्यम में भी धातु के साथ तव्यत प्रत्यय और हंतव्यम में भी धातु के साथ तव्यत प्रत्यय है। इसीलिए हम इसका जो भिन्न प्रकृति पद निकालेंगे वो हम इसका निकालेंगे सर्वस्वम, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सर्वस्वम, इसलिए क्योंकि सर्वस्वम जो है वो सर्वाधिगण में आने वाला एक शब्द है। दूसरा है, देखिए, यत्नेन, वचने, प्रियवाक्य प्रदाने और मरालेन। 3 यहाँ पर भी 4 शब्द हैं, यहाँ पर भी 3 एक जैसे पद हैं और एक अंतिम अलग शब्द है। देखिए जैसे यत्नेन शब्द है, यत्न शब्द के साथ यहाँ पर तृतीया विभक्ति का एक वचन है। प्रियवाक्य प्रदाने, यहाँ पर भी एक जैसा ही शब्द है, प्रियवाक्य प्रदाने, प्रदानेन, प्रियवाक्य प्रदानेन, यहाँ पर भी तृतीया विभक्ति का एक वचन शब्द है। और चौथा है मरालेन, मराल अर्थात जो हंस होता है वहाँ पर भी मराल शब्द से तृतीया विभक्ति का एक वचन। तो ये जो 3 शब्द हैं वह तृतीया एक वचन के ही हैं, अर्थात यत्नेन, प्रियवाक्य प्रदानेन और मरालेन। यहाँ पर तीनों जो शब्द हैं वह किस तरह के शब्द हैं? तृतीया विभक्ति के एक वचन के ही शब्द हैं। किंतु जो वचने शब्द लिखा हुआ है दूसरे नंबर पे, वचने जो शब्द है वह सप्तमी विभक्ति के एक वचन का है, अर्थात जो भिन्न प्रकृतिकम पद है वह कौन सा पद होगा? तो वचने जो शब्द है वह भिन्न प्रकृति का पद हो जाता है, क्योंकि यह विभक्ति के कारण भिन्न प्रकृतिक हुआ। 3 जो है उनमें तृतीया विभक्ति का एक वचन है, तीनों में एक जैसा समान प्रकृतिक है, और जो भिन्न प्रकृतिक है वचने उसमें सप्तमी विभक्ति का एक वचन होता है। अब देखिए अगला लिखा हुआ है, श्रूयताम, अवधार्यताम, धनवताम, क्षम्यताम। श्रूयताम में धातु है और लकार है, इसके बाद में अवधार्यताम में भी धातु है प्लस लकार है, धनवताम में लकार नहीं है और ना ही धातु है, धनवताम एक पृथक ही शब्द हो जाता है, और क्षम्यताम में भी धातु है और लकार है। इसलिए यहाँ पर 3 में धातु प्लस लकार है और एक जो है वह केवल शब्द है धनवताम अर्थात धन वाली। तो यहाँ पर जो पृथक शब्द हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? धनवताम। इसके बाद में देखिए चौथा है जंतवः, नद्यः, विभूतयः, परितः। जंतवः अर्थात जंतु शब्द से बहुवचन है, नद्यः अर्थात नदी शब्द का बहुवचन है, विभूतयः अर्थात विभूति शब्द का बहुवचन है। ये तीनों शब्द जो है वो एक जैसे ही हो जाएंगे कि प्रथमा विभक्ति का एक वचन, बहुवचन माफ कीजिएगा, बहुवचन। इनमें प्रथमा विभक्ति का बहुवचन तीनों में ही है, जंतवः में भी, नद्यः में भी और विभूतयः में भी। अंतिम जो शब्द है वह परितः शब्द है। परितः शब्द षष्ठी विभक्ति का एक वचन है और
इसका तात्पर्य होता है ये एक यौगिक शब्द है जिसके योग में द्वितीया विभक्ति होती है। तो इसका जो भिन्न प्रकृति कर्म शब्द है वह हो जाएगा परितः। तो ये था आपका पांचवा क्वेश्चन। अब हम आपको सुनाते हैं छठवां क्वेश्चन। छठवां प्रश्न क्या है? स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो आपको एक वाक्य में एक शब्द जो दिया गया है वह बोल्ड शब्द दिया गया है, उसको हटा करके आपको यहाँ पर प्रश्नों का निर्माण करना है। तो हमें उस शब्द को हटा करके प्रश्न का निर्माण करना है। जैसे पहला है कि वृत्ततः क्षीणः हतः भवति, अर्थात वृत्त से क्षीण होने वाला, हतः अर्थात उसका सर्वस्व नष्ट हो जाता है। तो वृत्ततः यहाँ भी पंचमी विभक्ति है, इसलिए इसके बदले में हमें जो प्रश्नवाचक शब्द लगाना है वो हम लगा देंगे यहाँ पर कस्मात, कि कस्मात क्षीणः हतः भवति, किसके क्षीण होने से सर्वस्व नष्ट हो जाता है। तो आप इसका उत्तर लिख लीजिएगा कस्मात। दूसरा है देखिए, धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवधार्यताम। धर्म के सार को सुन करके आप इसका अनुकरण कीजिए। अवधार्यताम अर्थात इसका अनुकरण आप कीजिए। तो धर्म सर्वस्वम ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन, द्वितीया एक वचन है, इसलिए यहाँ पर भी किम हो जाएगा। प्रथमा विभक्ति का एक वचन धर्म सर्वस्वम, इसलिए इसके स्थान पर हम प्रश्नवाचक शब्द लिख देंगे किम। ये किम श्रुत्वा अवधारिताम, क्या सुन करके हमें उसका पालन करना चाहिए, उसका धारण करना चाहिए। तीसरा है वृक्षाः फलम न खादन्ति। वृक्ष जो है वो फल नहीं खाते हैं। तो वृक्षाः जो है वो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, इसलिए प्रश्नवाचक शब्द जो है कहा कहू के, वो भी बहुवचन में ही होगा। प्रश्नवाचक शब्द भी जो है वह बहुवचन में ही होता है, इसलिए आप उसके स्थान पर क्या लिख देंगे? वृक्षाः के स्थान पर के हम उसका यूज कर लेंगे, के शब्द का हम प्रयोग कर लेंगे। चौथा है खलानाम मैत्री आरंभ गुरवी भवती। जो दुष्ट लोग होते हैं उनकी जो मित्रता होती है वह कैसी होती है? आरंभ में लंबी होती है। तो हमें खला नाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, इसलिए हमें प्रश्नवाचक शब्द में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन ही प्रयोग करना है। तो कस्य कयोः केशाम, षष्ठी विभक्ति का जो बहुवचन शब्द होता है वह होता है केशाम। तो आप इसका प्रयोग कर देंगे केशाम। प्रश्न नंबर 6 समाप्त हो चुका है। अब हम आपको प्रश्न नंबर 7 और अंतिम प्रश्न हम आपको बतलाते हैं कि अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे वर्णयत। हमें नीचे दिए गए कुछ वाक्य हैं, वो जो वाक्य हैं वह हमें लट लकार में दिए गए हैं और लट लकार से परिवर्तन करके हमें उनका परिवर्तन किस में करना है? लोट लकार में करना है। तो लोट लकार का जो स्ट्रक्चर होता है वह होता है तू ताम अंतु, धातु तम ता, आनी आभा आव आम, आनी आव आम। ये लोट लकार का जो है वो स्वरूप होता है। जैसे लट लकार का जो किसी दिन मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको लकार के जो स्ट्रक्चर होते हैं, मूलभूत जो स्ट्रक्चर होता है, उनका ढांचा होता है, वह मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा। आज हम आपको इसी को पढ़ लेते हैं सीधे सीधे। जैसे सह पाठम पठति, पठति जो होता है वह लट लकार होता है। अब हमें इसको लोट लकार में परिवर्तन करना है, तो हम इसको किस तरह से परिवर्तन करेंगे कि सह पाठम पठतु, पठति के स्थान पर पठतु कर देंगे। यही लोट लकार का सीधा सीधा उदाहरण होता है। जैसे दूसरा है नद्यः आस्वाद्यतोयाः सन्ति। नदियाँ जो होती है वो कैसी होती है? आस्वाद्यतोयाः अर्थात स्वादिष्ट जल वाली होती है। तो संति के स्थान पर हम क्या कर देंगे? संतु। संति के स्थान पर हम कर देंगे संतु। जैसे वदति के स्थान पर हम वदतु कर देंगे, इसी प्रकार से संति के स्थान पर हम लोग क्या कर देंगे? संतु कर देंगे। तो लोट लकार का यही स्वरूप है, आपको इसी आधार पर आगे बनाना है। लेकिन हमें इतना ध्यान रखना है कि प्रथम पुरुष के साथ प्रथम पुरुष का, मध्यम पुरुष के साथ मध्यम पुरुष का और उत्तम पुरुष के साथ उत्तम पुरुष का ही प्रयोग करना है, ना कि किसी अन्य का। दूसरा है सह सदैव प्रिय वाक्यम वदति, वह हमेशा प्रिय वाक्य बोलता है। तो वदति के स्थान पर हम क्या कर देंगे? लोट लकार में वदतु। आप ही इनके उत्तर देखिएगा और हमें कमेंट में लिख करके इनके उत्तर भी आप आसानी से बता सकते हैं। तो उत्तर लिख लीजिएगा कि सह सदैव प्रिय वाक्यम वदतु। इसके बाद में देखिए, क्योंकि यह भी लट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन था, इसलिए लोट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन का ही हमने यहाँ पर प्रयोग किया। वचन का भी ध्यान रखना है हमें और पुरुष का भी ध्यान रखना है। तीसरा है त्वम परेषां प्रतिकूलानि न समाचरसि। तुम हमेशा दूसरों के प्रतिकूल आचरण नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए। दूसरों के प्रतिकूल आचरण हमें नहीं करना चाहिए। तो देखिए धातु यहाँ पर दी गई है चरसी।
अब देखिए सी कहाँ पर होता है, तो मध्यम पुरुष के एक वचन में लट लकार में सी होता है। जैसे भवती भवतः भवंती, भवसी भवतः भवत, भवामी भवावह भवामा, ये लट लकार का स्वरूप होता है। तो वहाँ पर जब भवसी आता है उसी प्रकार से समाचरसी भी यहाँ पर बनता है। तो जब समाचरसी बनेगा तो हमें यह लट लकार के मध्यम पुरुष का एक वचन है, एक वचन का यह शब्द है। तो इसका जब हम लोट लकार में परिवर्तन करेंगे तो परिवर्तन किस प्रकार से करेंगे कि मध्यम पुरुष के एक वचन में ही इसका हमें परिवर्तन करना है। त्वम परेशान प्रतिकूलानि ना समाचर, इस प्रकार से हम इसका प्रयोग कर देंगे कि त्वम परेशान प्रतिकूलानि ना समाचर। चर जो है वह मध्यम पुरुष के एक वचन का ही प्रयोग है लोट लकार का। अगला है देखिए ते वृत्तम यत्नेन संरक्षन्ति, ते वृत्तम यत्नेन संरक्षन्ति, अर्थात वे वृत्त को अर्थात चरित्र को बहुत यत्न करके संभालते हैं, बहुत प्रयत्न करके संभालते हैं या संरक्षित करते हैं। तो देखिए संरक्षन्ति जो शब्द है वह लट लकार का बहुवचन है, लट लकार के प्रथम पुरुष का बहुवचन है। इसलिए जब हम इसका लोट लकार में परिवर्तन करेंगे तो परिवर्तन भी प्रथम पुरुष का बहुवचन ही होना चाहिए। तो ते वृत्तम यत्नेन संरक्षन्तु, ते वृत्तम यत्नेन संरक्षन्तु, संरक्षन्तु भी बहुवचन है। जब उसका स्वरूप हम आपको पढ़ाएंगे तो अब बड़ी आसानी से आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि वो किस तरह से इनके प्रयोग होते हैं। अगला है देखिए अहम परोपकाराय कार्यम करोमि, मैं परोपकार के लिए कार्य करता हूँ, मैं परोपकार के लिए कार्य करता हूँ। तो करोमि क्या है, लट लकार के उत्तम पुरुष के एक वचन का प्रयोग है। करोमि हम अहम अर्थात अस्मद्वाची शब्दों के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो करोमि जो शब्द है उसके स्थान पर लोट लकार के उत्तम पुरुष के एक वचन का ही हम प्रयोग करेंगे। तो लोट लकार के एक वचन में उत्तम पुरुष के एक वचन में करवाणी शब्द बनता है। तो आप इसका संपूर्ण उत्तर लिख लेंगे कि अहम परोपकाराय कार्यम करवाणी, अहम परोपकाराय कार्यम करवाणी। तो बच्चों ये थे पार्ट 5 सूक्ति मौक्तिकम के प्रश्न और उत्तर। हमने आपको बहुत ही आसानी से समझा दिए हैं। आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा, ये भी हम आपसे अपेक्षा करते हैं। आप इसको अपनी अपनी कॉपियों में लिखिए और याद करिए, जो कि आपको परीक्षा के समय में बहुत ही काम आने वाली है। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ एक बार और सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लोग इस पर पहली बार आए हैं वो तो इसके लाल वाले जो नीचे बटन दिया हुआ है उस बटन को दबा ही दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। हम आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।